बिकॉज यू आर विलिंग टू चेंज। तो वो आपकी विलिंगनेस पे है। आंसरेबल अगर आपको होना पड़े और प्रेशर उसका लेना पड़े तो आप आओ ही मतलब है। ऑलरेडी इतने प्रेशर में हो, मेरा प्रेशर और मत लो। एजुकेशन का 7% सिर्फ शब्द है जो आप बोल रहे हो। कई बार हम बोलते हैं मैंने बच्चे को बोला तो था पर उसने सुना ही नहीं, तो आपने बोल तो दिया, बट दैट इज जस्ट 7%। 38% इज द टोन, आप किस टोन में बोल रहे हैं। एंड 55% बातें हमारे लिए छोटी सी बात है ना, बट उसके लिए बड़ी बात है, तो इसलिए हाँ, हमको हमारा लेवल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बियॉन्ड लिमिट्स पॉडकास्ट, फर्स्ट सीजन एंड फर्स्ट पॉडकास्ट विथ लाइफ कोच एंड पेरेंटिंग कोच प्रतिष्ठा मुच्छाल। आज हमने इनसे बहुत डिटेल में बात करी रिगार्डिंग लाइफ कोचिंग एंड पेरेंटिंग कोचिंग। हमने इनसे जाना कि लाइफ कोच की आपको ज़रूरत क्यों होती है, किस एस्पेक्ट में ज़रूरत होती है और आप अपना पोटेंशियल कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एंड पेरेंटिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें करी। जो लोगों को खुद को पता होता है कि पेरेंटिंग कैसे करना चाहिए फिर भी नहीं कर पाते हैं, उनके खुद के सारे आंसर्स उनके पास होते हैं फिर भी उन्हें पता नहीं होता, ये सारी बातें हमने डिटेल्स में शेयर करी है। प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट्स पॉडकास्ट। आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, शी इज़ प्रतिष्ठा मुच्छाल एंड शी इज़ अ अमेजिंग लाइफ कोच एंड अ पेरेंटिंग कोच। प्रतिष्ठा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्लेजर इज़ आवर्स। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मेजरली रहेगा लाइफ कोचिंग पे एंड पेरेंटिंग कोचिंग पे, राइट? यस। सबसे पहले आपकी जर्नी भी जानेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे, बट सबसे पहले जो जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि लाइफ कोचिंग क्या होती है, फिर उसके बाद आप बताना कि पेरेंटिंग कोचिंग भी क्या होती है। आपको ऐसे बोलना है, इस तरीके से आपको समझाना जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हो, ठीक है, या जो इंसान को कुछ भी नॉलेज नहीं इस दुनिया में, इस तरीके से सरल भाषा में आप उसको एक्सप्लेन करिए। ओके। सो लाइफ कोचिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, ठीक है? ठीक है। फिटनेस के बारे में सबको मोटा मोटी पता रहता है, राइट? एवरीबडी नोज इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे फिट, इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सरसाइज, बट यू आर अ पर्सनल ट्रेनर, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनर टू बी प्रिसाइज। Starting with personal trainer, Started right? with personal trainer. So why do people hire you? They can very well go, वो जा सकते हैं जिम में, अपना कार्ड बनवा सकते हैं and go workout, उसमें सब लिखा रहेगा कि इतने reps लगाने, इतने करने, but still why do they hire a personal trainer? Because they need a personal guidance, of course, ताकि मैं उनका गोल सेट कर सकूं और उनको हर बेसिक डिटेल्स बता सकूं जो वो गलत कर रहे हो, रिगार्डिंग देयर फिटनेस, रिगार्डिंग देयर डाइट, रिगार्डिंग देयर वर्कआउट। पता सबको होता है बट डिटेलिंग में किसी को नहीं पता होता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। उनको उनका गोल समझाने में बहुत हेल्प करता हूँ मैं। And then you're accountable for them. Exactly. You tell them, जैसे because I have also trained under you. I remember you used to give us a call every time कि time. उनका फॉलो अप करना, उनका पुश करना। मेन जो एक कोच का या ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनर का जो काम होता है, बेसिकली क्लाइंट को सबसे ज़्यादा उनको होल्ड करके रखना और पुश करना। एवरीवन नीड्स अ पुश। पुश का काम बहुत ज़्यादा कोच का होता है, व्हाट आई पर्सनली बिलीव। Yes. So that is exactly what a life coach does. Okay. क्योंकि आप लाइफ में गोल सेट करते हैं, राइट? एंड इट कुड बी एनी गोल, इट कुड बी अ पर्सनल गोल, प्रोफेशनल गोल, रिलेटेड टू योर से फॉर इंस्टेंस हाउ मच यू वांट टू अर्न, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 10 years. तो वो गोल सेटिंग आप जब करते हैं, सो यू नीड दैट पुश, राइट? इट इज़ नॉट वेरी इजी कि आप खुद से सभी चीज़ कर सकें। इच्छा होती है सबकी, बट एवरीबडी नीड्स दैट पुश एंड पीपल हैव नॉट एक्चुअली दे डोंट वर्क टू रीच द फुल पोटेंशियल। तो लाइफ कोच का काम होता है कि आपको आपके फुल पोटेंशियल से मिलवाना। ओके, दैट इज व्हाट वी डू। ओके, लाइक आप आपका जो बेस्ट आप कैसे निकाल सको वो लाइफ कोच आपको वहाँ हेल्प करता है। जैसे आप इमेजिन करिए ना, आप अपने क्लाइंट के साथ में पुशअप्स लगवा रहे हैं या आप लेग प्रेस करवा रहे हैं, तो कैसे 10 काउंट के बाद में या 15 काउंट के बाद में आप सामने वाले को पुश करते हैं, यू कैन सी कि उसमें है अभी वो क्षमता, राइट? वो सामने वाला चिल्लाएगा, जोर से मना करेगा, नो सर नहीं हो पाएगा, बट यू टेल देम, कैसे आप मोटिवेट करते हो, राइट? सो दैट इज व्हाट अ लाइफ कोच डज, कि आपका पोटेंशियल आपसे निकलवाते हैं। Okay. Yes. Okay. And then you are able to achieve your goals. You first set your goals and then you achieve them. Right. So, and we are like your accountable partners for your life goals. Nice. Yeah. And parenting coaching? पेरेंटिंग कोच, एज अ पेरेंटिंग कोच, अब जब मैंने मेरी लाइफ कोचिंग की जर्नी शुरू करी थी, आई हैड अ फ्यू क्लाइंट्स इनिशियली। तो हम जब डिटेल में जाते हैं ना बातों में, इन डेप्थ जाते हैं,
go into the roots of the problem. So I realized that many clients, almost 90% of my clients, उनका problem चालू हुआ था उनके childhood से. Okay. Like there have been instances, कुछ चीज़ें ऐसी हुई बचपन में जिसके कारण उनका thought process जैसा है आज वो उसके कारण set हुआ. कुछ जैसे फॉर इंस्टेंस फैमिली एनवायरनमेंट बचपन में ऐसा हुआ था. जब आप अभी अगर अपन बैठ के बात करेंगे ना और आपके कोई प्रॉब्लम हो तो यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम क्यों है. बट इफ वी गो टू मच इनटू द डिटेल्स यू माइट रियलाइज कि यार ये चीज तब हुई थी जो कि आज मुझे मेरा माइंडसेट क्रिएट कर चुकी है. सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड एंड आई थॉट दैट मे बी आई शुड गेट इनटू पेरेंटिंग बिकॉज इफ आई कैन टीच एंड इफ आई कैन नॉट टीच बट इफ आई कैन मेक क्रिएट दिस अवेयरनेस इन पेरेंट्स कि अगर आप चाइल्डहुड से बच्चों को अच्छी तरह से ग्रूम करें, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाएं, इमोशनली सिक्योर्ड बनाएं, एंड व्हेन दे ग्रो अप दे माइट नॉट नीड अ लाइफ कोच. Okay. And they might not need a counselor. जैसे कई लोग होते हैं बचपन में कुछ खराब एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं तो उनको वो पूरी जिंदगी अफेक्ट करते हैं. हाँ. सो इसीलिए आप अब पेरेंट्स लोग को कोच कर रहे हो कि बच्चों का इस तरीके से ध्यान रखा जाए ताकि पेरेंट्स की कोई भी ऐसी गलती से बच्चा अफेक्ट ना हो जो सारी जिंदगी सफर करे या फ्लैशबैक्स में उसको चीजें याद आती रहे. बेसिकली बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है अपने को रियलाइज नहीं होता. से फॉर एग्जांपल आज अगर हम इन डे टू डे रूटीन में इफ वी कम अक्रॉस अ चैलेंज, बिजनेस में कोई चैलेंज आ जाता है या पर्सनल घर में कोई इशू आ जाता है तो कई बार हम स्ट्रेस में आ जाते हैं. वी बिकम एंग्शियस. हमें चीज़ें समझ में नहीं आती कि इसको कैसे हैंडल करनी है. सो दीज आर ऑल इमोशंस which are related to how you have been brought up. Right. And it directly or indirectly कैसी रही है आपकी? हाँ, parenting भी नहीं, it's your environment. अगर अपन parenting बोलते हैं ना, so we are directly pinpointing at the parents. Okay. So here I would rather say कि एक जो upbringing है of the child, parents तो एक crucial part होते ही हैं बच्चे का, but environment उनका, family members, schooling, your friend circle, all of that creates an impact. Right, but जैसे आप पेरेंटिंग कोच है राइट, अब पेरेंट्स को आपने समझाया या बच्चों को किसी को आपने एक्सरसाइज समझाया तो बच्चा कहाँ जा रहा है ये पेरेंट्स हर जगह तो ट्रैक नहीं कर सकते ना. नहीं कर सकते. जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होती है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना नहीं. फिर वो इससे कैसे रिलेट करी जाए चीज़ें. सो इसमें ये रहता है कि जैसे आप से आप बिल्डिंग बनाते हैं राइट. अब बिल्डिंग बनाने में आपका मेन काम क्या है, आज बिल्डिंग लॉन्ग टर्म टिके तो क्या उसकी फर्स्ट चीज क्या बनाना, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए. उसके ऊपर भले ही आप इंटीरियर करो, उसके ऊपर आप भले ही कुछ भी ब्यूटिफिकेशन कर लो, कुछ भी कर लो. मतलब घर से उनकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी हो कि बाहर सारी चीजें उनको इतना अफेक्ट ना करे. हाँ, द फाउंडेशन नीड्स टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रांग. इमोशनली दे शुड फील वेरी सिक्योर्ड. होता क्या है, बच्चे क्यों बाहर जाके अफेक्ट होते हैं, बिकॉज उनको आज घर पे दे आर नॉट प्रॉब्ली इमोशनली सिक्योर्ड. दे आर नॉट, दे डोंट फील कि आज एक होता है ना कि दे वांट टू गो आउट टू बी प्रेज्ड. आज कहीं पे उनको कोई चीज अच्छी लगती है, दे गेट इमोशनली ड्रॉन. बट आज अगर वो घर से उतने ही जुड़े हुए हैं तो दे विल नॉट फाइंड दैट नीड टू गेट दैट सिक्योरिटी फ्रॉम एल्सवेयर. ओके, सो अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आपने जो भी आखिरी के टॉपिक में बात करी कि उनको सिक्योर नहीं फील होता या कोई भी ऐसा ख़राब एनवायरनमेंट रहता है, सो आप कुछ ऐसी बात या आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आपके किसी पेरेंट्स का, मतलब आपके किसी क्लाइंट के जो पेरेंट्स रहे हैं, जो आप बताना चाहोगे अपने पॉडकास्ट के थ्रू ताकि लोग बाग सुने और वो अपने साथ ऐसा ना हो या अपने बच्चों के साथ ऐसा ना हो, उसको ध्यान रखे फ्यूचर में. सो क्या होता है जैसे बच्चों को many times what happens is that parents are so busy. पहले तो एटलीस्ट मदर्स यूज्ड टू बी एट होम राइट. आज के टाइम पे एवरीबडी इज बिजी, दे आर ऑल आउट एंड बच्चे आर लाइक वो उनको मेड संभाल रही हैं. ठीक है, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ देम बट टेक्निकली ऑलमोस्ट ऑल माई क्लाइंट्स हैव मेड्स कि उसके लिए रखा हुआ है. मैं भी देखता हूँ, मेरे भी सारे क्लाइंट्स के पास मोर और लेस सबके पास मेड्स हैं बिकॉज़ अदरवाइज यू कैन नॉट फंक्शन. या तो आप घर पे बच्चे संभालो या यू गो आउट. एंड सब करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हुए हैं. करियर भी छोड़िए, आप सोशलाइजिंग भी उतनी है कि आपको फिर भी चाहिए घर पे बच्चा संभालने के लिए कोई. सिंगल फैमिलीज हो गई हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में भी कितना क्या बच्चे रहते हैं. सो ऑल ऑफ दैट इज हैम्परिंग दैट थिंग राइट नाउ. ये था कि आपका कोई भी किसी क्लाइंट का ऐसा फीडबैक रहा है या एक्सपीरियंस. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज जो बच्चे जैसे बच्चों के साथ में जब अपब्रिंगिंग करते हैं तो आपको बिकॉज यू वांट टू डू योर थिंग्स, हम बहुत बार वी एंड अप सेइंग नो टू आवर चिल्ड्रन.
एक आदत हो गई है, क्योंकि बच्चे जब छोटे रहते हैं दे आर इन देयर एक्सप्लोरेटरी फेज, राइट, दे वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, ये क्या रखा है, कोई भी एक जगह बैठते नहीं है। और अपन कई बार चिड़चिड़पन में बोलते भी बच्चों को, यार तू एक जगह बैठ तो जा, थोड़ा कम बोल, ये कर। सो दीज आर थिंग्स विच आर लाइक बहुत नॉर्मल लगता है कोई बोलेगा तो, बट बच्चे के दिमाग में इस चीज का क्या असर होता है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, मैं पूछ रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, मैंने ये चीज उठाई यहाँ से, या तो मुझे सुनना पड़ रहा है। बट पेरेंट्स के लिए फिर एक पॉइंट है, बहुत अनोइंग हो जाती है वो चीज़, तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करें? बच्चे को समझाएंगे तो सही। बेसिकली बच्चे को समझाना नहीं है, ये अपने को समझने वाली बात है दैट ये बच्चा आज अभी ये बढ़ रहा है, आप बिजनेस करते हो तो आप चीजें आप बोलते हैं ना, ये तो अभी टीदिंग फेज है। हाँ। जब शुरू का टाइम आता है बिजनेस सेटअप करने में, तो क्या फर्स्ट दिन से प्रॉफिट चालू हो जाते हैं क्या? नहीं होते। यू हैव टू मेक एक्सपेरिमेंट्स, यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, यू हैव टू डू मार्केटिंग, आपको उसमें बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। राइट। तब जाके रिटर्न्स आते हैं। बच्चों में भी हमको उतना ही टाइम देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा पेशेंटली। यस, यू हैव टू पेशेंटली एक्सप्लेन देम थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रायल एरर का टाइम है उनके। एंड द बेसिकली मुझे ये चीज दिस इज माई आउटलुक ऑन पेरेंटिंग। व्हाट जनरली जो लोग करते हैं, जो हम भी करते आए हैं, दैट इज एक्सपीरियंस्ड पेरेंटिंग, जो हमने एक्सपीरियंस किया एज चिल्ड्रन, हमारे पेरेंट्स ने जो जिस तरह से हमें ब्रॉटअप किया है। आप नोटिस करिएगा कि इवेंचुअली कई बार आप भी वैसे ही पेरेंट करते हैं अपने बच्चों को। राइट, क्योंकि बिकॉज आपके साथ एक्सपीरियंस रहा, जैसा आपने अपने पेरेंट्स को देखा। एग्जैक्टली, बट व्हाट इज अ गुड वे ऑफ पेरेंटिंग इज फ्यूचर पेरेंटिंग, बिकॉज आपको ये समझना है कि आज आप एक बीज बो रहे हैं, राइट, तो आप आज के लिए बीज नहीं बो रहे हैं, आप प्रॉब्ली 10 साल 20 साल बाद के लिए बो रहे हैं कि उसमें तब जाके फल आते हैं। राइट। तो आप पहले दिन से तो नहीं कोसते ना वो बीज को कि यार अभी फ्रूट क्यों नहीं आ रहा है, फ्रूट क्यों नहीं आ रहा है, फ्रूट क्यों नहीं आ रहा है। यू नो इट विल टेक टाइम। सो आप जब पेरेंटिंग करते हो, आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि आप फ्यूचर के लिए बच्चा क्रिएट कर रहे हो, ये अभी के लिए नहीं है। एंजॉयमेंट होगा, दे विल गिव यू द प्लेजर एंड लव एंड ऑल ऑफ दैट, वार्मथ एंड एवरीथिंग, बट ये पूरा टाइम अभी उनको बनाने का है फॉर द फ्यूचर। राइट। और फ्यूचर में क्या क्या चीजें आती हैं, दे हैव टू बी कॉन्फिडेंट, दे हैव टू बी एक्सप्लोरेटरी, दे हैव टू टेक रिस्क, राइट, एंड दे हैव टू, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अपन चाहते हैं बच्चे में, बट वो कैसे आएगा? वो आज सिखाएंगे तो आएगा। हम प्रिपेयर करेंगे उन्हें आज। एग्जैक्टली, दे आर जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेपर, दे आर लाइक अ ब्लैंक कैनवस, एंड आप सिर्फ, और अभी आप एज पेरेंट्स उस पर पेंट कर रहे हो, फिर एट द एंड ऑफ इट आप ये नहीं बोल सकते यार ये पेंटिंग कैसी बनी है, क्योंकि वो आपने बनाई है, आपने बनाया है। राइट, इट इज लाइक दैट। सो टिल द एज ऑफ 25 years आपका ब्रेन फॉर्म होता रहता है। अपन क्यों बोलते हैं मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों में? इट इज बेसिकली आप यू हैव दिस ब्रेन में आपका सिस्टम रहता है पूरा कि आपका कॉन्क्रीट हो जाता है, तब तक वो सारे एक्सपीरियंसेस ग्रैब कर रहा है, तब तक वो सारे चीजें दिमाग में बैठा रहा है अपने कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्या करने के। तभी आप देखिए टीनेज में भी लोग गलती करते हैं, समझते हैं पर गलती करते हैं, बिकॉज दे आर स्टिल एक्सप्लोरिंग। Right. After that certain age, they are more confident as to this is what I want, this is what I don't want. They are more clear. फिर I think वो थोड़ा experience से और learn करते हैं आगे क्या करना है। वो करते हैं, but तब तक एक चीज concrete हो जाती है। But till that time, they are learning. एंड लर्निंग तो कभी खत्म नहीं होगी, बट ये टाइम एकदम अब्जॉर्प्शन का रहता है। एंड इस टाइम पे यू हैव टू गिव देम एज पेरेंट्स एन एनवायरनमेंट वेयर दे कैन लर्न देयर बेस्ट। इट्स लाइक दैट। प्रतिष्ठा, आपको लाइफ कोच बनने के लिए किस चीज़ ने इंस्पायर किया? इस रूट में आप कैसे आए? बिकॉज जितना मैं आपको जानता हूँ आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या रूट था यहाँ पे आने का? तो आपको पता है आई बिलोंग टू बिजनेस बैकग्राउंड and I always wanted to do business as a child. Right. तो मैंने ट्राई किया, कोशिश करी, I did a lot of work also, ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया, but somewhere or the other I did not find success in that, and then I got married. तो मेरी स्टोरी भी is like everybody else's story, कि एक relatable, it's very relatable. आप कोशिश करते हो, फेल करते हो, then you again try, you fail again, then and with all the pressures of a married female, वो सारी चीजें हैं. I got married into a very traditional family, although very nice. They have also grown now in their mindset, but when I entered that family, it was a traditional family. From being from a business background to entering a traditional family, तो थोड़ा सा difficult हो गया था मेरे लिए, because responsibilities सारी बहुत आ गई थी. Yet I did business
क्योंकि मुझे करना था. Wow. Then again failure, trial, failure, all of that happened. Okay. फिर I had a kid. Right. I had a daughter. तो उसके साथ में भी एक I got involved. Right. पर उस समय मेरा बिजनेस में मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी बिकॉज मैं बहुत बार फेल हो चुकी थी. एंड कई बार क्या होता है जब आपके पास सक्सेस नहीं मिल पाता, आप कैसे कॉन्फिडेंस शेक होता है, राइट? तो आई वॉज एट अ वेरी लो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैं बहुत ज़्यादा उस पॉइंट पे चली गई थी कि आप खुद को सेल्फ डाउट करते हो ना, व्हेन यू आर नॉट हैप्पी. आप कर तो सब रहे हो बट यू आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर डिससैटिस्फाइड एंड देन इवेंचुअली यू एंड अप, आप ब्लेम करते हो आपकी मैरिड लाइफ को या आपके इन लॉज को या आपके एज अ आप मदर बन गए तो बच्चे के कारण आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो करने लगते हो, राइट? Somehow मैं आई केम अक्रॉस दिस टॉपिक ऑफ काउंसलिंग. Yes. Right. होता है ना, आप बस बैठ के अब जैसे अपन बात कर रहे हैं, कोई नया टॉपिक निकला तो वहाँ पे आई गॉट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट काउंसलिंग विद समबडी. तो मैंने सोचा एंड आई वाज टोटली डिससैटिस्फाइड विद माई सेल्फ. मतलब अब मैं बता भी नहीं सकती कि कितना डिससैटिस्फैक्शन. तो उस समय मैंने ये सोचा कि यार कुछ नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं. कुछ तो अच्छा लगेगा अपने बारे में कि दिन भर में कुछ नहीं किया तो 2 घंटे पढ़ाई करी आपने. एंड पढ़ाई इज ऑलवेज अ गुड थिंग. यू स्टडी एंड इट इज देयर विद यू. सो आई गॉट इनटू लाइफ कोचिंग फ्रॉम देयर. आई स्टडीड लाइफ कोचिंग देयर. जैसे आपने कहा कि यू स्टार्टेड रीडिंग, देन यू स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट लाइफ कोचिंग. तो आई मीन ऐसा क्या पढ़ रहे थे आप कि आपको लाइफ कोचिंग के लिए इंस्पिरेशन मिल गई? डेफिनेटली आपने पहली बार जो बुक उठाई होगी वो लाइफ कोचिंग से रिलेटेड नहीं होगी, राइट? तो ऐसा क्या मटेरियल आप पढ़ रहे थे? मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं कॉन्वर्सेशन कर रही थी किसी से. ओके. अबाउट काउंसलिंग. ओके. तो अब काउंसलिंग के बारे में पढ़ना तो यू हैव टू हैव कुछ बैकग्राउंड चाहिए रहता है, साइकोलॉजी पढ़ी हुई होनी चाहिए. तो उन्होंने बोला कि लाइफ कोचिंग भी एक फील्ड होती है जिसका मुझे नहीं पता था. पर वो बोले लाइफ कोचिंग के लिए आपको कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, तो आप वो कर लो. और कुछ नहीं तो ये कर लो. लाइक हाउ यू एंड अप डूइंग समथिंग, ऐसा होता है ना, डेस्टिनी वाली चीजें होती है कुछ. फॉर मी, मेरे लिए वो केस समझती हूँ मैं. तो मैंने लाइफ कोचिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया एंड आई जस्ट वेंट इन. कई बार क्या होता है ज्यादा दिमाग नहीं लगाते ना, क्योंकि आप इतना पक चुके होते हो कि आप यू डोंट पुट योर ब्रेन्स इनटू इट, यू जस्ट वांट टू डू इट. वो मेरे लिए वो फेज था वो कि आई जस्ट गॉट इनटू इट और मैंने कोचिंग के लिए साइन अप कर लिया एंड आई पेड द फीस एंड मतलब इमीडिएटली विद इन अ वीक आई वाज डूइंग द कोर्स. इतना फास्ट था वो चीज. आपको इतना ज्यादा टेम्प्ट किया? टेम्प्ट मतलब ऐसा था कि मैं इतनी फेड अप हो चुकी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब करो. कई बार अपन जैसे गैम्बलिंग भी करते हैं तो कैसा होता है ना, जी हारे जा रहे हो, जो भी है सब लगा लो. यू गो ऑल इन वाला चीज है बिकॉज क्या ही हार लोगे और क्या और चला जाएगा, वैसा वाला फीलिंग था. तो आई स्टार्टेड स्टडीइंग और विद एन इंटेंशन कि यार आई वांट टू कोच माई सेल्फ ऑल्सो. मैं लाइफ कोचिंग पढ़ूंगी तो सबसे पहले खुद को तो कोच कर पाऊंगी, खुद को भी नॉलेज मिलेगी. तो आई वांटेड टू कोच माई सेल्फ विद दैट इंटेंशन. आई स्टार्टेड स्टडीइंग. ओके. एंड हियर आई एम टुडे. नाइस. सो मैं आपके जैसा भी हमने इसके पहले पेरेंटिंग के बारे में बात करी, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करी, तो मुझे कोई आपके किसी क्लाइंट का एक्सपीरियंस लाइफ कोचिंग का जिसमें आपने उनको अच्छी हेल्प करी हो, कुछ बेनिफिट हुआ हो, तो कुछ लोग उस पर रिलेट कर पाएंगे. हो सकता है कि वो चीज़ उनके साथ भी हो रही हो. तो ये आपको कोई सा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे या फिर कोई एक्सपीरियंस है आपके पास में ऐसा? हाँ है ना. तो मेरे एक क्लाइंट थे, ही केम टू मी. वो आए थे मेरे पास विद द बिजनेस एजेंडा क्योंकि ही वांटेड टू एक्सपैंड एंड एक्सपैंड हिज वर्क एंड बिजनेस. बट बहुत ही ट्रेडिशनली रन करते हैं वो फैमिली अपना बिजनेस. तो जब वो मेरे पास आए, उन्होंने बस मुझसे ये चीज़ बोली कि मुझे एक्सपैंड करना है. मुझे पता है कि हमारे बिजनेस में बहुत स्कोप है एंड बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ्यूचर है, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं एक अकेला हूँ और मैं बहुत ट्रेडिशनली, मेरी फैमिली रन बिजनेस है, बहुत ट्रेडिशनली रन करते हैं हम. तो मैं वहाँ पे स्टक फील कर रहा हूँ कि मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊँ. क्योंकि आज मेरे जॉइंट फैमिली था तो उसमें उन्होंने ब्रदर के साथ में या वाइफ के साथ में सब मिलके काम कर रहे हैं, बट उनको पोटेंशियल पता है, बट ही वॉज नॉट अवेयर कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ. वो इसलिए उन्होंने मुझे फर्स्ट फ़ोन कॉल किया और इतना सा कॉन्वर्सेशन किया उन्होंने कि अब आप मुझे हेल्प करो. तो व्हाट हैपेंस लाइफ कोचिंग में क्या होता है, लोग जब आते हैं ना वो प्रॉब्लम के साथ आते हैं. डेफिनेटली, राइट. आप जैसे फॉर इंस्टेंस आप बोलो कि यार आज मुझे घर पे खाना नहीं खाना, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये तो पता है आपको क्या नहीं चाहिए. और जनरली लोगों के साथ ये होता है कि दे नो व्हाट दे डोंट वांट, बट यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स
knowing what you want. तो मैंने, and that is as a life coach मैं ये करती हूँ that I redirect your thoughts to ask you कि आपको चाहिए क्या. ठीक है, आपको क्या चाहिए. He said मुझे मेरा बिजनेस डबल करना है. राइट. तो अब मुझे तो उनके बिजनेस के बारे में नहीं पता है, राइट. मेरा काम है उनके ही पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना और उनको बताना कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है ताकि वो यूज कर पाए अपने बिजनेस में. उन्हीं से मुझे पूछना है कि आप क्या, मतलब डिफाइन व्हाट इज डबल, हाउ डू यू थिंक यू कैन मेक दैट मनी. तो कई बार आप जब आप ये कॉन्वर्सेशन करते हो तब आप डे टू डे रूटीन में आपको इतना समय नहीं मिलता है. आप अपनी दुनिया, मतलब दिन की स्ट्रगल ही आप कंप्लीट कर लो, टास्क कंप्लीट कर लो, उतने में तो दिन खत्म हो जाता है. एग्जॉस्ट हो जाता है, कई बार नए थॉट्स के स्पेस ही नहीं मिलती है. नहीं कर सकते. तो जब आप 1 घंटा बैठ के आप जब ये माइंड से बात करते हो, व्हेन यू आर कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, तब आप समझ पाते हो कि हाँ, मुझे अगर मेरा बिजनेस बढ़ाना है तो मुझे मेरी टीम बढ़ानी है. आज हम बहुत उससे काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनली काम कर रहे हैं, तो मुझे मेरी टीम बढ़ानी है. तो देन आई आस्क्ड हिम व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट. ब्लैंक. ही गॉट ब्लैंक कि मुझे कौन रोक रहा है. तो देन ही वाज लाइक मैं कहाँ से ढूंढूं, बिकॉज आई नीड प्रोफेशनल्स. तो अब व्हेन आई एम आस्किंग हिम क्वेश्चंस, तो वो खुद ही आंसर उनके पास है. उनके पास ही था कि अब मेरे पास में एक्चुअली एचआर टीम नहीं है, क्योंकि एचआर का काम है आप लोगों को रिक्रूट करना, सारी चीज करना. तो कहाँ से मिलेंगे. तो बोले आई कैन टॉक टू एजेंसीज. व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट. राइट. तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू. व्हेन आई आस्क्ड देम व्हेन आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन अगेन ही वाज ब्लैंक. अब हमने क्या किया उस चीज में, डेडलाइंस क्रिएट करी. एक होता है ना, आप टाइमलाइन क्रिएट कर देते हो कि यार ठीक है, नाउ दिस इज योर एक्शन प्लान, कि मुझे अब एक एजेंसी को हायर करना है, उसको मेरी रिक्वायरमेंट बतानी है कि मुझे ये कैटेगरी के बंदे चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए, और इतने टाइम में मुझे चाहिए. तो नाउ व्हेन आर यू गोइंग टू मेक दैट कॉल. तो कितने आप शॉर्टलिस्ट करोगे एजेंसीज को, कब तक करोगे. एंड देन व्हेन आई हैव द नेक्स्ट कॉल, बिकॉज नाउ ही इज आंसरेबल, क्योंकि उन्होंने ही अपना एक्शन प्लान खुद का बनाया है कि अब मैं इस नेक्स्ट वीक में मैं 4 एजेंसी से बात करूंगा, फिर मेरी लिस्ट पूरी रेडी कर दूंगा कि मुझे कैसे कैसे प्रोफेशनल्स चाहिए, कितने चाहिए, और कितने सैलरी रेंज के चाहिए, आप सारी चीज कर लो. एंड नेक्स्ट वीक व्हेन वी टॉक आई विल हैव दिस रेडी. I will have interviews lined up. Because he has to answer you as well. And himself. Because आज उन्होंने चला के आया ना मेरे पास, मैंने तो नहीं पकड़ के लाई उनको. But कहीं ना कहीं उनको ये प्रेशर भी तो रहेगा कि उनको आपको भी आंसर देना, because you will ask him as a coach. प्रेशर तब होता है सर कि जब सामने वाला बोलता है आपको. जब आप खुद चला के आते हो ना, तो प्रेशर नहीं होता. राइट. जब मैंने कोचिंग का कोर्स किया था ना, मैंने पूछा था कि अटेंडेंस का कोई है क्या, लाइक टू गेट माई सर्टिफिकेशन इज अटेंडेंस एन इशू. तो वो हंसने लगे मेरे पे, बोले हमने आपको कोर्स के लिए नहीं बुलाया, आप चला के आ रहे हो, आप चला के फीस पे कर रहे हो, तो आपके ऊपर है और आपकी इच्छा आपको करना है कि नहीं करना है. राइट. आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपको दैट्स अ कंपल्शन दैट यू हैव टू एटलीस्ट स्टडी दिस मच. बट जब ये वाले कोर्सेज करते हो या आप ऐसे लाइफ कोच के पास आ रहे हो, तो किसी ने आपको डंडा लेके तो नहीं बोला भाई जा लाइफ कोच के पास. राइट. आप चला के आए हो, दैट इज बिकॉज यू आर विलिंग टू चेंज. तो वो आपकी विलिंगनेस पे है. आंसरेबल अगर आपको होना पड़े और प्रेशर उसका लेना पड़े, तो आप आओ ही मत ना भाई. ऑलरेडी इतने प्रेशर में, मेरा प्रेशर और मत लो. इट्स लाइक दैट. हाउ बैड यू वांट. या यू नीड टू बैडली वांट इट. तो इट्स नॉट अ प्रेशर, इट इज इन फैक्ट जब माय 100% फीडबैक after a call is like I feel so much lighter. मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्यों इतनी चीजें जो आपके दिमाग में हैं कहीं ना कहीं, मतलब कोने कोने कचरे में पड़ी हुई है, वो सब आप एक सामने निकालते हो एंड देन यू ऑर्गेनाइज इट. राइट. तो जैसे आप दिवाली की सफाई करते हो, तो क्या करते हो आप, यू सॉर्ट आउट थिंग्स ना, सारा निकालते हो, कूड़ा कचरा एकदम डीप क्लीनिंग करते हो. आप जो सामान का है वो रखते हो, ऑर्गेनाइज करके रखते हो, जो नहीं है उसको उठा के फेंकते हो या किसी को दे देते हो. दैट इज व्हाट यू डू. राइट. तो दैट इज नेसेसरी. योर माइंड हैज सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थॉट्स, कि आपको उसको ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा. आई थिंक कई बार समझ ही नहीं पाते हैं, दिमाग में वो थॉट या नॉलेज सब कुछ है, बट इतनी सारी चीजें कि हम खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाते. एंड यू नीड दैट स्पेस. वो टाइम आपको चाहिए खुद के साथ, जहां आप थोड़ा सा वो चीज कर सको ऑर्गेनाइज, क्योंकि सब आपके अंदर है. आपका पोटेंशियल आपको पता है, मुझे थोड़ी पता है. यू नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, यू नो योर एनवायरनमेंट द बेस्ट, यू नो कि आपकी क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टेंसेस है, क्या वही चीज है.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम वापस से पेरेंटिंग पे करते हैं, राइट? थोड़ा सा रिलेटेड ये लाइफ कोचिंग पेरेंटिंग, बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट नहीं हो रहा है। सो पेरेंटिंग, मैं खुद भी एक फादर हूँ, मैं समझ सकता हूँ जितनी ज़्यादा रिवॉर्डिंग होती है उतनी ज़्यादा चैलेंजिंग भी होती है। तो आप इसमें, आपके पास में जो क्लाइंट्स आते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो आपसे क्या गाइडेंस लेते हैं सो दैट जो नया पेरेंट बनने वाला हो या कभी बनेगा फ्यूचर में, तो उसको इस पॉडकास्ट के थ्रू वो चीज़ अभी से क्लियर हो जाए? मेरे पास में ज़्यादातर क्लाइंट्स जो आते हैं वो आते हैं तो टॉडलर्स के पेरेंट्स जो रेंज ऑफ 3, 4, 5 इयर्स, ओके, एंड और टीन पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब हम पेरेंट्स, जैसे अभी आपकी डॉटर कितने इयर्स की है? 15 मंथ्स। 15 मंथ्स, राइट? अभी सब ठीक चल रहा है ना? अभी कोई चैलेंजिंग नहीं है। नहीं। चैलेंज कब शुरू होएगा? जब बच्चा होएगा 2.5-3 साल का, राइट? क्योंकि वहाँ जाके वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो कहाँ तक अपना लिमिट कर सकते हैं, जो दे वांट टू एक्सप्लोर, राइट? बच्चों को एक्सप्लोर करना है। वो कंफर्ट से बाहर निकल जाते हैं, घर के कंफर्ट से भी। घर के कंफर्ट से तो बाहर निकलते हैं, बेसिकली उनका डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? तो जैसे वो एक्सप्लोर करेंगे उतना उतना वो सीखेंगे, बट वो चैलेंज कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज को, राइट? आप लोगों ने एज पेरेंट्स आप बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, वो उसको भी चैलेंज करेंगे। सो दैट इज व्हेन इट गेट्स डिफिकल्ट बाय द एज ऑफ 3-4, तब जाके पेरेंट्स की बस की बात नहीं होती है बहुत सारे, एंड दैट इज वेयर दे सीक हेल्प। क्योंकि टैंट्रम्स थ्रो करने लगते हैं बच्चे, रोना धोना मचाते हैं, चिल्ला चोट करते हैं, मारते हैं, दे बिकम। दूसरे बच्चों से भी सीखते होंगे कुछ अलग चीजें, मिलते हैं तो रेगुलर बेसिस में ऑब्जर्व कर रहे हैं। बेसिकली आप ये समझिए, जब बच्चा वूम्ब में ही आता है तब उनका जब ब्रेन डेवलप हो जाता है, दैट इज व्हेन इट इज एक्टिंग लाइक अ मेमोरी कार्ड फॉर योर बॉडी, राइट? तो जो भी चीजें आप बोलते हैं ना कि गर्भ से ही सीखते हैं बच्चे, तो जो भी वो सुनते हैं, जो भी मदर की भी इमोशन रहती है उस टाइम पे, इसलिए बोलते हैं मदर्स को कि शांत भजन सुनो, अच्छा पढ़ो, ये करो, अच्छा करो, देखो, बट ये नहीं पता उनको कि क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज द मदर नीड्स टू बी काम। आपका जो उस समय, अगर आप प्रेग्नेंट हैं कोई फीमेल, तो उस समय जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, इफ यू आर वेरी एंग्शियस, वेरी आप स्ट्रेसफुल हैं या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बच्चा इनहेरिट कर सकता है, और वो कहीं ना कहीं उसके बीइंग में आता है, बच्चे के बीइंग में वो चीज़ ट्रांसफर हो जाती है, राइट? सो तभी कहते हैं कि आप शांत रहिए, अच्छा सुनिए, अच्छी बातें करिए, ये ऐसा बोलते हैं। और जब बच्चा बाहर आता है तो क्यों वो मदर के साथ में कंफर्टेबल रहता है? बिकॉज दैट इज द स्मेल इट नोज, दैट इज द वॉइस इट नोज, राइट? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपना दायरा बढ़ाते जाता है, ठीक है? तो उस सेंस में दैट बेसिकली क्या होता है कि द बेबी वांट्स टू फील सिक्योर्ड, ठीक है? और एक ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जहाँ पे उसको लगता है कि देयर इज अ डेंजर, से फॉर इंस्टेंस डेंजर है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, राइट? एंड देयर इज अ रश ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी फॉर द किड्स ऑल्सो। तो कल को जब बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करता है, हाँ, तो जैसे फॉर इंस्टेंस आपने बच्चे से उसका टॉय ले लिया, और वो बोलेगा नहीं इसको नहीं लेना है, और आप बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे कोई दूसरा बच्चा मांग रहा है टॉय और आपने दे दिया कि भैया एक जैसे होता है ना सोशल प्रेशर में कि यू वांट टू बी अ नाइस गेस्ट, तो गेस्ट का बच्चा है तो उसको दे दो, और यहाँ बच्चा आपका रो रहा है कि नहीं मेरा टॉय मत दो, और आप बोलो कौन सी बड़ी बात हो गई, नया ला देंगे, राइट? आप इमेजिन करिए आपने नई गाड़ी खरीदी है, बहुत मेहनत से खरीदी है, और आपकी पर्सनल गाड़ी एंड यू आर वेरी अटैच्ड टू दैट कार, आप बोल दो भाई पड़ोसी मांग रहा है दे दे, कैसा जी जलेगा? हाउ विल यू फील कि यार कहीं इसको स्क्रैच तो नहीं कर देगा, ढंग से चलाएगा नहीं, दिमाग कहीं काम ही नहीं करेगा, कहीं नहीं करेगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद द चाइल्ड। उसके लिए वो टॉय इज अ प्रेशियस थिंग, राइट? पर वो जा रहा है उससे दूर, तो कैसे माइंड में वो चीज इफेक्ट करने लगती है, एंड हार्मोन्स आर रिलीज्ड, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर बॉडी, they're not able to control their anger, they're not able to control their crying. This is all of that. तो जहाँ पे उसको सिक्योर्ड फील होता है कि आप बोलोगे अगर बच्चे को कि हाँ ठीक है आपका टॉय है, एंड इफ यू हैव टू बी वेरी लाइक यू नो, दिमाग में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो उसको, अगर वो समझा देते हो आप कि वो सिर्फ खेलेंगे, घर से बाहर नहीं लेके जाएंगे,
सो कैन ही प्ले विद दैट टॉय? अगर वो बच्चा सिक्योर्ड फील करता है कि यार मेरा टॉय कहीं नहीं जा रहा है, राइट तो देन वो वहाँ पे शांत रहेगा। सबसे पहले बच्चों को सिक्योर फील करा जाए ताकि वो एंशियस ना हो उस चीज हम के क्या करते हैं बच्चों के साथ, वन थिंग आई वुड लाइक टू से टू ऑल पेरेंट्स इज दैट कम्युनिकेशन, व्हाट इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? मैं आपको बताती हूँ, कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत नहीं है कि आपने बोल दिया और हो गया कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो मैसेज बच्चों तक पहुंचे अच्छे वो से। बच्चे नहीं, आप कोई भी तरह की कम्युनिकेशन कर लो। Right. सो कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ 7% वर्ड्स, शब्द। ओके 7% इफेक्टिव कम्युनिकेशन का 7% सिर्फ शब्द है जो आप बोल रहे हो। ओके कई बार हम बोलते हैं मैंने बच्चे को बोला तो था पर उसने सुना ही नहीं, तो आपने बोल तो दिया, बट दैट इज जस्ट 7%। 38% इज द टोन, आप किस टोन में बोल रहे हैं। ओके वाओ। एंड 55% इज योर बॉडी लैंग्वेज। कई बार आप बहुत पेशेंटली बच्चे से बात कर रहे हैं, वो उसने पूरे आपके नए घर में वॉल पे अगर उसने चितर पितर कर दिया और आप उसको बहुत अच्छे से जेंटल पेरेंटिंग कर रहे हो कि बेटा नहीं करते, और आप अंदर आग बुबूला हो रहे हो और आपके तो योर बॉडी इज शोइंग इट, और वो नहीं सुनेगा उस समय। बॉडी लैंग्वेजेस, यू हैव टू स्टे काम फ्रॉम इनसाइड नॉट आउटसाइड। आपको अंदर भी काम रहना जरूरी है। सो व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद द चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन इज, कि आपको सही चीज कम्युनिकेट करनी है। बट आई मीन बच्चों को हम लोग कितना भी अच्छे तरीके से समझाए या सिखाए, अल्टीमेटली बच्चे हैं, राइट? बॉडी लैंग्वेज भी हमने सुधार ली या फिर हमको जो बोलना वो भी उसका तरीका सुधार लिया, राइट? बट बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो उस तरीके से समझ तो पाएंगे नहीं, तो वो क्या उसके लिए टिप्स दोगे आपकी बच्चे एब्जॉर्ब कर पाए कि हाँ पेरेंट्स ने बोला है मुझे नहीं करना है? अब यहाँ पे मुझे मैं आपको वापस लाती हूँ फ्यूचर पेरेंटिंग की जो मैं बात कर रही थी। ठीक है। आज हमें एज एन इंडिविजुअल से, अगर आपकी अभी 15 महीने की डॉटर है, ठीक है, आप उसको 21 साल में कैसे इमेजिन करते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे इमेजिन करते हो। मैं ऐसा कोई खास इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, बस इतना इमेजिन कर पा रहा हूँ कि हाँ बड़ी हो गई, दैट्स इट। गिव इट अ थॉट, व्हाट डू यू वांट? कि आपको पता है आप 21 साल के थे, तो आपने कब अपना करियर शुरू किया था? When I was 19, right? So imagine your daughter is 19 right now. She's finished her studies. Think कि आप क्या चाहते हैं कि वो एक कैसी इंडिविजुअल हो? डेफिनेटली इंडिपेंडेंट हो, मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, उसको हर छोटी चीज़ या कोई भी अफेक्ट ना करे। ये सब चीज़ें डेफिनेटली हम ये चाहेंगे, सिक्योर रहे वो, सबसे मेन, बिकॉज शी इज़ डॉटर। ये सब चीज़ें सोचूंगा मैं तो, राइट कि शी इज एबल टू टेक हर ओन डिसीजंस, शी इज एबल टू, इसलिए सबसे पहला वर्ड इंडिपेंडेंट ही बोला मैंने, राइट? कमिंग बैक टू नाउ, कि आपने बहुत प्यार से समझा दिया, बहुत प्यार से उसको सब बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी रख ली, फिर भी बच्चे नहीं सुन रहे, राइट? नाउ हियर व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने जो बच्चे को बोला वो सुन ले। ओके, ठीक है, यही चीज गोइंग बैक टू द फ्यूचर, आपकी बच्ची है, कोई कुछ भी बोले वो सुन ले, दैट इज नॉट व्हाट यू वांट दैट टाइम। यू वांट कि आप वो सारी चीजें समझे, कोई अगर कोई उसको, आप उसको गाइडेंस दे रहे हो या कहीं से और वो गाइडेंस ले रही है, बट शी पुट्स हर ओन ब्रेन, थिंक्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, कि अगर मैं ये डिसीजन लेती हूँ तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, एंड टेक्स अ डिसीजन ऑन हर ओन, राइट? सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू राइट नाउ। ओके, से फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को बोलते हो कि आपने अभी ये दीवार, अगर ये दीवार है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ, ठीक है, इट इज अ वेरी क्लीन वॉल, तो एंड डू यू, मतलब व्हाट इज अनदर प्लेस वेयर यू कैन ड्रॉ? आई नो यू वांट टू ड्रॉ, बट क्या हम किसी और चीज पे ड्रॉ कर सकते हैं? You know, and then you tell them that, you know, paper is meant for drawing. Definitely. Walls are not meant for drawing, right? So can I give you a paper to draw on? Many times बच्चा अग्री कर लेगा, ठीक है, कि हाँ ठीक है पेपर दे दो, उसका इंटेंशन है ही नहीं दीवार पे ड्रॉ करने का। उसको कुछ ऑप्शन तो सिर्फ मना करने के बजाय कि तुम यहाँ मत करो। हो सकता है उसको तो पेपर, उसको करना भी नहीं था, उसको पेपर नहीं मिल रहा, उसको कुछ सामान नहीं मिल रहा, उसने चितर दिया उठा के। मे बी से फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा नहीं मुझे तो इस पे करना है, ठीक है, तो कई बार होता है ऐसा कि नहीं मुझे तो इस पे करना है, मुझे पेपर पे नहीं करना है, ठीक है। सो दैट इज वेयर प्रॉब्ली यू से कैन वी डिफाइन अ वॉल, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, अगेन यू वैलिडेट व्हाट द चाइल्ड इज सेइंग कि ओके मुझे आई नो कि तेरे को दीवार पे करने का मन कर रहा है, बट कैन वी नॉट डू इट हियर, कैन वी डिफाइन अ प्लेस वेयर यू कैन डू।
आप उसको इतनी वो दे सकते हो ना फ्रीडम कि चलो मैंने मेरे घर पे एक वॉल मेरे ये मैं फेस कर चुकी हूँ क्योंकि मेरी डॉटर के सामने पूरे घर में मेरे कुछ कहीं ना कहीं उसने अपना नाम लिखा हुआ है, आई लव यू मम्मा लिखा हुआ है, पर सब जगह दीवार पे लिखा है। एंड आई जस्ट गॉट माई हाउस डन, पेंट करवाया। अब मैंने उसके लिए एक वॉल डिफाइन कर दी कि इसको वॉल पे करने का शौक है ना भाई, ये वॉल पकड़, इस पे जो करना है कर। राइट, सो यू हैव पेरेंट्स को ही मोल्ड होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम उनको ही चेंज करें। यू कैन नॉट बी फिक्स्ड। आज उनको आपको उतनी स्पेस तो देनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज़ अल्टीमेटली दे आर किड्स। आप भी चीट डे देते हो कि नहीं देते हो? देते हो, क्लाइंट्स को देते हो कि भाई आज चीट डे, जो खाना है खाओ। सो दिस इज समथिंग फॉर देम दैट यू वांट टू डू समथिंग, दिस इज व्हाट इट इज। हियर यू आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव बाउंड्री। से फॉर एग्जांपल वो फिर भी टैंट्रम थ्रो करे, वहां पे आती है फर्मनेस। यू हैव टू बी फर्म दैट यू आर नॉट ड्रॉइंग ऑन दिस वॉल। ओके, आप डांट नहीं रहे हो, आप झटका नहीं रहे हो। आई नो यू वांट टू डू इट बट दिस इज नॉट द प्लेस टू डू इट। जब आप इस चीज को बहुत सटली बोलते हो या बहुत कामली बोलते हो, आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, वहां पे वो बच्चे समझते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर सेइंग। अगर आप चिढ़ के बात करते हो, सामने वाला बच्चों के 7 years की एज तक जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन्स में, वो 7 years तक दे आर प्रॉपरली लाइक फंक्शनिंग एट देयर पीक, इज दे मिरर योर रिएक्शन। कभी अब आप नोटिस करना, ये होता है, सब में होता है। आप किसी को डांस करते हुए देखो, यू फील लाइक डांसिंग, राइट? यू सी समबडी सैड, यू आल्सो फील सैड। वो एनर्जी वो ट्रांसफर होती है। बेसिकली इट इज यू हैव मिरर न्यूरॉन्स, वो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, सामने वाले के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो बच्चों में टिल द एज ऑफ 7 सबकॉन्शियसली ऑल्सो दे आर मिररिंग यू, राइट? सो द वे यू रिएक्ट, यू आर गोइंग टू गेट इट बैक। आपने जोर से बोला तो सामने वाला रोना धोना मचाएगा ही मचाएगा। आप ये नोटिस करना कभी, फिर आप कभी नोटिस करना आप शांत हो जाते हो जब जाके, कि यार आपको उस समय आप भी एकदम हाइपर हो जाते हो, राइट? यू आल्सो हैव अ स्पाइक ऑफ हार्मोन्स इन योर बॉडी एंड यू बिकम एंग्री। बट जब आप काम डाउन हो जाते हो, फिर आप जाके बच्चे को समझाते हो, बिकॉज है तो आपका लाडला, बुरा लगता है डांट के, देन फिर आप जाते हो प्यार से समझाते हो, तब क्या रिएक्शन होता है, तब वो भी समझता है, राइट? तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन चिल्ड्रन। एंड माई, जो आपका क्वेश्चन था कि आप पेरेंट्स को क्या चीज सजेस्ट करेंगे, इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर लर्निंग, दे आर अ क्ले, अ वेरी सॉफ्ट क्ले, जिसको आपको मोल्ड करना है। वो खुद ब खुद मोल्ड नहीं हो रहे हैं, एंड दे डोंट डू एनीथिंग इंटेंशनली। आपको चिढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, आपको परेशान करने के लिए नहीं करते हैं। अगर वो टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग, वो अंदर खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसमें उनको आपकी हेल्प की जरूरत है एज पेरेंट्स, बिकॉज आपको पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंस है। हमें बहुत लगता है जो भी वो उनके लिए जो अफेक्ट करती हैं चीजें, अपने को लगता है कितनी छोटी बात है, किस चीज के लिए रो रहा है, कपड़े पे गीला हो गया, मेरी डॉटर के तो पानी गिर जाता है, वो रोना धोना मचा देती है कि गीला हो गया। अब उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि मुझे गीला नहीं पसंद है, ठीक है? उस समय अगर मैं बोल दूं क्या फर्क पड़ रहा है, गीला ही तो हुआ है, गर्मी है, सूख जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। Maybe it is a I think हमें उनके लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा, तभी जाके things will work। उनके लेवल तक जाके नहीं सोचना है हमें, क्योंकि उनका लेवल सोचने का उनको पता ही नहीं है। नहीं, I mean जैसे कि अगर वो ये रिलेट नहीं कर पा रही कि वो छोटी सी बात है, हमारे लिए छोटी सी बात है ना, बट उसके लिए बड़ी बात है, तो इसलिए हमको हमारा लेवल वो exactly we have to understand, try to put ourselves in that situation। Exactly, that's what I meant। कि क्या फील हो रहा होगा उस चीज को, और उस समय अगर ऐसा फील कर रही हूँ कि यार मुझे बहुत एंग्शियस फील हो रहा है, तो मुझे उस समय क्या चाहिए? आई डोंट नीड समबडी टू पिन पॉइंट कि क्या जरूरत है इतना रोना धोना करने की। आई वांट अ कंफर्टिंग फीलिंग, राइट? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल स्क्रीन टाइमिंग बहुत हो रही है बच्चों की, राइट? एक बार मैं डॉक्टर के विजिट करने गया था, 1.5 साल का बच्चा था, उसको आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी। सो कैसे इसको अवॉइड करा जाए, क्योंकि आई मीन डिफ़िकल्ट तो होता ही होगा, बहुत से पेरेंट्स के बच्चे काम नहीं करने दे पाते हैं या कुछ भी, बहुत से वर्किंग पेरेंट्स भी रहते हैं। इस चीज़ से कैसा डील करा जाए, और कितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हम दे सकते हैं, कितना कम दे सकते हैं, देना चाहिए कि नहीं चाहिए उसे, या फिर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा आगे जा चुका हो तो उसका लेवल कैसे कम करे, ये आप प्लीज़ ब्रेक डाउन करिए स्टेप बाय। स्क्रीन्स, इट्स अ फेवरेट टॉपिक पेरेंट्स में, राइट? डेफिनेटली। बहुत ही फनी सी चीज़ एक बताती हूँ मैं आपको कि जब अपन इंस्टाग्राम में देखती हूँ ना, कितनी बार होता है, तो उसमें रील्स आती हैं जिसमें कि लोग रील इस टॉपिक पे बना रहे हैं कि हाउ यू हैव टू बी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया।
हाँ समझ गया। हाउ यू हैव टू बी अवे, हाउ यू कैन बी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, और आप वही रील डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, बिकॉज यू हैव टू रीच पीपल। आपको अगर अपना मैसेज पहुंचाना है दूसरों तक, आपको उस चीज का हेल्प लेना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट द नीड ऑफ द आवर इज, राइट? नीड ऑफ द आवर इन द सेंस कि ये टूल है जो इसके बिना आज आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, राइट? आपकी घड़ी में स्क्रीन है, आपके सामने स्क्रीन है, आपकी फोन पे स्क्रीन है, वी आर सराउंडेड बाय स्क्रीन्स एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू फंक्शन and to do business, to learn, right? आज कोविड जब आया था तो लोग पढ़ाई कैसे कर रहे थे? Of course, screen पे ही, right? तो my point here is we need it, children need it, but हमें उसकी positives grab करनी है. Okay. We have to understand that how we can navigate that to benefiting our children. वो कैसे होगा? अब मैं एक चीज बताती हूँ, छोटे बच्चों के साथ स्पेशली क्या होता है, बिकॉज जो ये स्क्रीन होती है, द कलर्स, ये सारी जो चीज होती है, दे आर अट्रैक्टिव, राइट? आज आप खुद को भी देख लो, अगर रात में 1 घंटा, आप तो बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आई डोंट नो, बट एवरीवन इज ग्लूड टू द स्क्रीन थ्रू द डे, राइट? आपको रात में आपको 1 घंटा 2 घंटा कब निकल जाता है रील्स देखते देखते, यू डोंट रियलाइज, बिकॉज इट इज अट्रैक्टिंग यू, राइट? Same with children, वो colors, वो vibrancy, that motion, it is attractive. Okay. तो वो उनको attract करते हैं. But what are they watching? उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप उसको फनी वीडियो दिखाओ, कि आप उसको कार्टून दिखाओ, कि आप उसको कोई मतलब इंफॉर्मेशनल वीडियो दिखा दो, राइट? उससे उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि they want to watch. ठीक है? Maybe what you can do is डिसाइड कि व्हाट द चाइल्ड वॉचेस. अगर छोटा बच्चा है तो कितनी बार मैं तो दिस इज व्हाट आई डू, आई कैन शेयर व्हाट आई डू विद माय डॉटर, इज आई पर्पसली टेल हर चला के कि यार यू डोंट, लेट्स वॉच दिस वीडियो, ठीक है? अब उसमें आ गए आपके बॉडी पार्ट्स के वीडियोस आ गए इन फन मैनर. आजकल इतने लोग इतनी क्रिएटिविटी कर रहे हैं कि आज बच्चों को भी अच्छा लगता है, प्लेफुल मैनर में आपको चीजें सिखा रहे हैं. सो यू लेट देम वॉच इट एंड चिल्ड्रन आर लर्निंग थ्रू इट, ठीक है? बट यू हैव टू अगेन सेट बाउंड्रीज, ठीक है? आज अपन फूड में भी इंडल्ज करते हैं, जंक में तो इंडल्ज करते हैं, बट वी नो इन आवर हेड कि यार इतना ठीक है, लिमिट पता होना चाहिए. पर वो लिमिट अपन को जब अगर पता होगी तो अपन वो कम्युनिकेट कर पाएंगे. एग्जैक्टली. तो आप एज ए पेरेंटिंग कोच क्या सजेस्ट करते हो कि कितनी लिमिट होना ही चाहिए टेंटेटिवली, तो सो दैट बहुत से लोग को नहीं पता होगी कि हम कितने लिमिट होना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा, डिपेंड्स ऑन द एज. पर अगर मैं ये लिमिट बोल दूं ना सर, तो क्या होता है कि एकदम वो पत्थर की लकीर हो जाती है कि आज अगर किसी ने बोल दिया कि 3 साल के बच्चे के लिए 1 घंटा दिन में टीवी बहुत है, अब वो 1 घंटे का अगर 1 मिनट ऊपर हो गया तो पेरेंट्स वो हो जाएंगे कि 1 घंटे के ऊपर वो तो हार्मफुल हो जाएगा, और बच्चे के ऊपर चढ़ जाते हैं कि बस अब बंद करो, बहुत हो गया. वी हैव टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये चीज होगी. आपने बच्चे को बोला कि यार यू नो इट्स टाइम टू स्विच ऑफ द टीवी, तो क्या बच्चा बोलेगा हाँ कम ऑन स्विच इट ऑफ? नहीं, वो बोलेगा ही कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू इट राइट नाउ. तब अपनी ट्रिगर हो जाती है कि यार अपन ने ऑलरेडी 1 घंटा देखने दे दिया और अब इसको और देखना है, राइट? बट फिर कुछ तो लिमिट होना चाहिए ना, एंड कहीं पे. बट यू हैव टू, आप अगेन इट्स अ वेरी फनी एग्जांपल. आप जब सब्जी लेने जाते हो, राइट, नेगोशिएट करते हो कि नहीं करते हो? सब लेडीज से आप पूछो, किसी से भी पता है उसको कि सामने वाले अगर 50 रुपए बोला है, आपको मालूम है कि वो 45 पे मानेगा, तो आप क्या बोलोगे? 35, क्योंकि आपको मालूम है कि आप इतना स्कोप रखते हो, राइट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू विद चिल्ड्रन. यू नेगोशिएट विद देम. दैट इज वेयर दे लर्न नेगोशिएशन स्किल्स आल्सो, कि ओके फाइन, यू वांट टू वॉच मोर, हाउ मेनी मिनट्स? 2 more minutes, okay? 3 more minutes. After 3 minutes, who will switch off the TV, you or I? Then they will decide. Okay. And that is exactly what they do. ये डिसीजन हमको बच्चों पे ही छोड़ना पड़ेगा, राइट? ये आपको छोड़ना पड़ेगा, and you have to tell them that this is the plan of action. बच्चों के साथ में क्या होता है, इट इज एवरीथिंग इज फैक्चुअल. वो ना उनको समझता है टॉन्ट क्या होता है, ना उनको समझता है, दे कैन नॉट रिलेट थिंग्स, राइट, कि आगे क्या होने वाला है, ये आपको बताना है उनको. बट ये तो आई थिंक शायद थोड़े बड़े बच्चे की 4-5 साल की, जो आजकल 1-2 साल के बच्चे भी स्क्रीनिंग टाइमिंग जा रहा है उनका, तो इज इट फाइन कि वो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी लागू होता है? See, when there are smaller children, say for example 1.5 जो आप बोल रहे हो, 1.5, 2, ठीक है, तो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन
उनको आप लॉजिक नहीं समझा सकते अभी। okay. उनको आप बोल सकते हो बट कामली, आपने बोल दिया, उनमें उनके दिमाग में रजिस्टर हो गया। एंड ये ऐसी चीज़ है कि आपको अगर पक्का काम चाहिए ना तो हथौड़े कंटिन्यूस मारने पड़ेंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब तक वो अंदर एकदम इनग्रेव नहीं हो जाती चीज़, राइट? कुछ चीज़ें आप सोचो आपके दिमाग में ऐसी होएगी अभी जो आपने बचपन से आपके पेरेंट्स से सुनी हो या मम्मी से सुनी हो, से फॉर इंस्टेंस खाने में कुछ या कोई पर्टिकुलर काम में कुछ, क्यों आपके दिमाग में बैठी हुई है? क्योंकि आप बचपन से वो सुनते आए हो, वो आज जाके दिमाग में बैठी है। मे बी आप थिंक ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। बच्चों के लिए भी ऐसे ही होता है, आपको कंटिन्यूस एक चीज बोलती रहनी पड़ेगी फर्मली, वो आज नहीं समझेंगे बट लेटर इट विल बी इनग्रेव्ड। आई गॉट दैट पॉइंट, बट अभी भी आई थिंक वो चीज़ मेरी क्लियर नहीं हो पाई कि चलो आपने थोड़े बड़े बच्चों का हम समझ गए, लाइक कि आपको चाहे कितनी भी देर में टीवी दिखाना है, वो पेरेंट्स समझते हैं कितनी देर दिखाना है कितना नहीं, लाइक बट वो थोड़े बड़े बच्चों के साथ हो जाएगा, वो थोड़ा समझते हैं, बट जो एकदम बच्चे छोटे रहते हैं तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, अगेन माय पॉइंट इज पेरेंट्स का प्रॉब्लम है कि स्क्रीन बहुत देखते हैं, ठीक है? अब अगर मैं उनसे ये पूछूं, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है एक क्लाइंट के साथ में, आई डिड दिस कि कंप्लेनिंग अबाउट स्क्रीन टाइम, सो आई आस्क्ड हर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट इफ योर चाइल्ड अगर वो स्क्रीन नहीं देख रहा है तो आप क्या चाहते हो वो क्या करे? बट स्क्रीन देखना कहीं ना कहीं हार्मफुल तो होता ही होगा बच्चों में। मैं एडवोकेट नहीं कर रही हूँ स्क्रीन के लिए, मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि डेफिनेटली स्क्रीन नहीं देखना चाहिए, चलो आधी घंटा देख लिया, उसके अलावा आप क्या चाहते हो वो क्या करे? या तो वो खेले या कुछ मतलब सोए या मस्ती करे कुछ, बट इतना है कि not throughout the day he or she should be glued to the screen. That's my concern. I will frame my question. Be very specific about what you want the child to do. अब ये मैं अगर पूछती हूँ ना तो कुछ स्पेसिफिक आंसर नहीं रहता। Exactly. बस स्क्रीन नहीं देखना चाहिए। So here I put that thing aside कि यार स्क्रीन नहीं देखना चाहिए, मान लिया। Now let's focus on what you want them to do. जब आप वो उस पे फोकस करते हो ना कि हाँ क्या करवाना है, सो आई वांट देम टू गो आउट एंड प्ले, मैं चाहती हूँ 1-2 घंटा बाहर खेले या बुक्स पढ़े, ये एक जनरल वो रहता है। तो अपन बहुत छोटे बच्चे की बात कर रहे हो तो बाहर जाके खेल नहीं सकते, तो खेले तो चलो खेले, टाइम से सो जाए, टाइम से खा ले। तो अब मैं बोलती हूँ अब स्क्रीन को रखो साइड में, लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस, ठीक है? वंस यू स्टार्ट फोकसिंग, व्हेन यू शिफ्ट योर फोकस, राइट? आज आप फोकस शिफ्ट करोगे ना तब आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको करना क्या है। Then you'll have answer automatically. You have an answer कि आज मुझे अगर चाहता हूँ मैं 2 घंटा खेले तो भैया उसके पास में वो अरेंजमेंट है कि वो 2 घंटा आप खिलवा रहे हो क्या उसको जाके 2 घंटा? Are you going? वो चाइल्ड बैठा है, 1.5 साल का 2 साल का बच्चा तो बैठा है, उसको आप टॉयज दोगे, उसको आप बाहर लेके जाओगे तब तो वो खेलेगा। खुद से तो स्क्रीन देख नहीं रहता छोटा बच्चा। आपने कई बार कहीं ना कहीं हमने ही अपने कंफर्ट के लिए वो इंट्रोड्यूस करी ये चीज, राइट? कहीं ना कहीं, which is I'm not saying wrong. But being a coach, I'm asking to you कि I mean, is it fine अगर वो देखते हैं तो? बिल्कुल it is fine. Okay. You have to introduce it in a very healthy manner. Okay. But पूरे दिन ना देखते रहे, थोड़ा बहुत it's okay. आपको बिल्कुल उस चीज को मुझे बहुत ह्यूमन नेचर होता है, आप किसी से कोई चीज छीनते हो तो उसको चाहिए रहती है और चाहिए, and it has to be, क्यों मीठा पसंद है लोगों को? क्यों? क्योंकि अपन अपने कल्चर में मीठे को एसोसिएट किया हुआ है खुशी से, सेलिब्रेशन से। कोई नमकीन क्यों नहीं देता? वो नमकीन देता तो नमकीन हो जाता। ये तो कंपनीज के थ्रू और ये आपका एसोसिएशन है, एंड इट इज फ्रॉम चाइल्डहुड। क्यों बोलते हैं ना कि आप डिप्रेशन में सब जब कोई सैड होता है तो दे बिकम ओबीस, दे वांट टू ईट, बिकॉज़ इट इज एन एसोसिएशन कि आप खुशी में इट मेक्स यू फील हैप्पियर, दैट इज व्हाट इज द कंफर्ट फूड काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो दैट इज एन एसोसिएशन। सो व्हाट एसोसिएशन यू आर पुटिंग, आप टीवी का, स्क्रीन का किस टाइप से एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हो बच्चों के साथ में? वो नेगेटिव एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हो, एंड दैट इज वेयर दे वांट इट मोर। वो नेगेटिव चीज हो गई, जबकि आपके हाथ में फोन चिपका हुआ है, बच्चा वही देख रहा है। सबसे ज्यादा फोन ही हमारे पास में रहता है। हम हमारे हाथ से फोन नहीं छूटता। आज आप घर से बाहर निकल जाओ, सबसे पहले अपना अगर फोन नहीं हो चेक करोगे। पूरी डिपेंडेंसी इज ऑन फोन, बट द चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड दैट। अपना काम तो फोन पे ही चल रहा है, उनको नहीं समझ रहा है। बट आप किस मुंह से ये चीज बोलोगे कि ये चीज ठीक नहीं है, जबकि बच्चा आपके हाथ में ये चीज देख रहा है पूरे टाइम। सो नाउ दैट इज एन एसोसिएशन यू क्रिएट विद द चाइल्ड। यू हैव टू टेल देम दैट ये इस चीज के प्रोज हैं, कॉन्स हैं, मुझे तो रखना ही पड़ता है बिकॉज माई वर्क इज ऑन दिस, बट यू नो व्हाट वी कैन। ये आप समझाओगे जब बच्चे को
तब तो जाके वो समझेगा। और ह्यूमन नेचर होता है, अगर आप छोटे से बच्चे को बोल दोगे ना बिल्डिंग्स के वहां खड़े कर दो, वो कूदेगा नहीं। ये बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट रहती है। राइट, दैट इज तो रॉन्ग। अगर आप उसको बता दोगे कि ये हार्मफुल है आपके लिए इन अ प्रॉपर मैनर, पूरा ऐसा नहीं कि बोल दिया कि हार्मफुल है मत नहीं देखो आंखें खराब हो जाएगी फूड, बच्चों से इतना पेरेंट्स एग्जैजरेट करके बोलते हैं कि डर बैठ जाता है उनके दिमाग में। सो यू हैव टू बी ट्रू, यू हैव टू बी ट्रू, बिकॉज आपने आज तो बोल दिया कि आंखें, आई हैव पेरेंट्स हु से कि इतना टीवी मत देखो आंखें फूट जाएंगी, राइट? दैट इज नॉट दैट इज गोइंग टू हैपन। अब वो 2 साल में तो उसने डर के एकदम बंद कर दिया फोन, 3 साल 4 साल में डर कभी तो खत्म हो ही जाएगा। नहीं, उसको पता चलेगा इससे ये नहीं होता है। राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, एक जने था जो बोलता था टीवी चल रहा है बहुत देर तक, रिमोट से चुपके से बंद कर दिया, लाइट चली गई। तो छोटा बच्चा है, मान लिया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, मुझे पता है लाइट नहीं जाती है, दे बिकम मोर रिबेलियस, राइट? वो और करना चाहेंगे, वो और करना चाहते हैं, तब उनके टैंट्रम्स और बढ़ जाते हैं, तब आपका गुस्सा और बढ़ जाता है। तो ये दिस इज अ स्ट्रगल ऑफ हु इज मोर सुपीरियर, किसकी बात मानी जाएगी, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी ट्रू कि ये अगेन यू हैव टू शेयर द कॉन्सिक्वेंसेस एंड लेट देम मेक द डिसीजन, राइट? बेसिकली वी हैव टू एडुकेट देम, समझाना पड़ेगा, बिकॉज आपको वही चाहते हो ना। मैं वही जो क्वेश्चन पूछा कि 21 साल में बच्चे को कैसे देखना चाहते हो, कि वो अपने दिमाग से, अपने विवेक से काम करे कि किसी के बोलने से काम करे, इन्फ्लुएंस में आके काम करे। सो यू हैव टू गिव देम दैट एनवायरनमेंट कि हाँ भाई दिस इज व्हाट इट इज, ये कॉन्सिक्वेंस है, you take a decision what you want to do. 99% they will make the right call, but you have to let them. Right. So मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप कोई भी टेक्निक या एक्सरसाइज ऐसी बताइए जिससे एडल्ट्स की और चिल्ड्रन दोनों की इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ हो। तो उसके लिए आपका क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? बड़ों में इमोशनल इंटेलिजेंस की ग्रोथ इज डिफिकल्ट because your brain has been formed. Right. तभी बोलते हैं कि हम बड़े होने के बाद चेंज होना is difficult. Right. Right. But ऐसा भी कहते हैं कि there is no age of learning. Learning आप करो, आप लर्न करो, लर्निंग की तो कोई लिमिट नहीं है। बट लर्न करके तो इंसान चेंज होता है फिर। बट अगर आप जो अपन चेंज चाहते हैं, वी हैव टू फर्स्ट द थिंग इज हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है? हम जब एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, तब हम उसे चेंज कर पाते हैं। और हमारे जनरली जो माइंडसेट रहता है वो एक्सेप्टेंस का नहीं रहता, बिकॉज क्योंकि वो बहुत चीज़ें कॉन्क्रीट सेट हो चुकी है दिमाग में। इफ अगर मैं आपसे पूछूं, क्लाइंट्स आपकी जो अगर ओल्डर एज जो क्लाइंट्स हैं, उनको कितना हैमरिंग करके आपको बिलीव्स चेंज करनी पड़ती होगी अबाउट डाइट, राइट? मतलब क्योंकि दे लर्न बिकॉज दे आर विलिंग टू लर्न, राइट? बट उनकी जो थॉट प्रोसेस हैं, जो चीजें दिमाग में फिक्स बैठी हुई हैं, दैट चेंजेस, मतलब लेडीज वर्कआउट कर रहे हैं तो दे डोंट वांट टू बिल्ड मसल्स, राइट? इजंट दैट अ कॉमन दिस थिंग कि सर मैं जिमिंग वेट्स मत करवाओ, मसल्स आ जाएंगे हमारी। यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम, काउंसिल देम कि मसल्स ऐसे बिल्ड नहीं होती है, यू डोंट हैव दोस हार्मोन्स जिसके कारण मसल्स बनेगी, राइट? सो विथ एज it is difficult, but it is not impossible. Okay. तो मेरा suggestion to everybody is first to accept. Okay. Right? हम जब acceptance mode में आएंगे, तब change का scope है, right? अगर आप ये बात सुन रहे हैं and if you really want to work on something, first you have to एक्सेप्ट कि कहीं ना कहीं देयर इज स्कोप ऑफ वर्क एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। सबसे पहला चेंज तो ये रहेगा कि एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस आना जरूरी है। हाँ, कि आज मेरे साथ ये कमी है, मैं आज इसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, राइट? ठीक है? वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, देन यू विल लर्न टू फाइंड वेज, राइट? और इमोशनली आप कैसे स्टेबल रह सकते हैं, ठीक है? जब हम अपने आप को काम रखते हैं, इट इज ऑल अबाउट, हम बहुत बोलते हैं मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, बट हाउ इट हेल्प्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हेल्प कैसे करता है। जब हम कोई एक फियर में आते हैं, से फॉर एग्जांपल आज बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है? तो कैसे एकदम से आपको घबराहट सी हो जाती है कि हम कैसे करेंगे, एंड यू फील दैट रश इन योर बॉडी एट दैट मोमेंट। अगर कोई इंस्टेंस पे कोई चीज़ हो जाती है तो आपके पूरी बॉडी में कोई रश आ जाता है, राइट? तो दैट्स एन एड्रेनलिन रश कि आप
इट इज बेसिकली योर बॉडी हैज डिटेक्टेड फियर. कैसे हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है, राइट? सो द मोमेंट इफ यू डोंट वर्क ऑन इट, वो एंग्जाइटी प्रोलॉन्ग चलेगी. वो बॉडी में हॉर्मोन्स का जुगलबंदी चलती रहेगी. इसलिए बोलते हैं उसे ब्रीदिंग करने के लिए, बिकॉज ब्रीदिंग जस्ट काम्स योर नर्वस सिस्टम. एंड वंस यू आर कामर, यू आर एबल टू थिंक एंड रीजन कि कैसे नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन लेना है, राइट? तो माय एडवाइस, मैं ये चाहती हूँ कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन में कोई आता है कि एकदम से आपको लगता है कि यू हैव दिस हार्ट रेसिंग, हार्ट बीट तेज हो रही है, आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, राइट? वहाँ पे आप सबसे पहले ब्रीदिंग करिए. ये बोलना बहुत आसान है, बट इट हेल्प्स टू अनदर लेवल. आप अपने आप को रिट्रैक्ट करो सिचुएशन में से. नेसेसरी नहीं है कि आप तुरंत ही उस चीज पे रिएक्शन. अगेन पता सबको होता है कि ब्रीदिंग करना चाहिए, बट सेम अगर कोई बोल देता तो वो चीज रजिस्टर भी हो जाती है. क्योंकि इसका एक रीजन है, देयर इज अ लॉजिकल रीजन, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट कि क्यों ब्रीदिंग बोलते हैं उस समय. तो आपका जब नर्वस सिस्टम काम रहेगा तब जाके आपका दिमाग काम करना चालू करेगा. नहीं तो आप एक हेज ही आ जाता है. क्यों? मैं मेरे क्लाइंट्स को भी एग्जांपल देता हूँ कि जब भी डीप ब्रीदिंग करने का रीज़न ये है कि जब भी किसी एक्सीडेंट होता है सबसे पहले वेंटिलेटर पे चढ़ाते हैं ताकि उनकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो. जब आप ब्रीथ करते हो तो आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको पता चलता है कि हाँ भाई सब ठीक ठाक है. एग्जैक्टली, देन बॉडी मूव्स. एग्जैक्टली, सो दैट इज ये बहुत बेसिक सी चीज़ है सर. मैं तो ये मानती हूँ कि ह्यूमन बॉडी इज अ मशीन. ठीक है, इट इज अ मशीन. सारे ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं एक तरीके से, एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड एवरीथिंग. इवन द इमोशंस व्हिच वी आर फीलिंग इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स व्हिच आर बीइंग रिलीज्ड इन द बॉडी, एंड वी कैन कंट्रोल दोस हार्मोन्स इन सम वे और द अदर. बहुत बोलते हैं ना कि आप एक पर्टिकुलर खाना खाओ तो उससे ये आपको एड करेगा इस हार्मोन को रिलीज करने में. आप एक्सरसाइज करो तो यू फील बेटर, यू फील लाइटर, यू वॉक आउट इन ऑक्सीजन. तो it's all science. So whenever you are feeling like this, whenever you feel anxiety, whenever you feel stress, that is when you pull yourself back. अपने आप को सिचुएशन में से थोड़ा निकालने का ट्राई करिए. और ये बहुत आसान नहीं होता है. ये बोलना बहुत आसान है, बट अगर आपको पता रहेगा कि यार मुझे अगर इफ आई वांट टू मुझे इस चीज पे रिएक्शन पॉजिटिव देना है तो मुझे पहले अपने सेंसेस में आना पड़ेगा. और अभी मैं काम नहीं हूँ, राइट? तो कितनी बार ऐसा होता है, इवन अगर आप पेरेंटिंग के उस पर देखें तो ये क्या मैं पेरेंटिंग कोच हूँ तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आता मेरी डॉटर पे? बहुत आता है, बहुत आता है. पर उस समय आई टेल हर ना, अगर आप बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो बच्चों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. यू हैव टू बी वेरी कम्युनिकेटिव. आपको बताना पड़ेगा क्योंकि वो इमोशंस उनको पता होना चाहिए कि ये इमोशन ये होता है, ये इमोशन ये होता है, राइट? वो क्या करते हैं बच्चे, गुस्से में दे बिकम एंग्री और उनका हाथ पैर चलाते हैं. तो अपन व्हाट वी टेल देम कि हम पहुंच जाते हैं कि गलत कर रहे हो. क्या गुस्सा अपने को नहीं आता? अपन जो चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर वो सही कर रहे हैं, अपन नहीं कर रहे हैं. सो हमें ये बताना जरूरी है कि आई एम एंग्री विथ यू राइट नाउ, ओके, आई एम अनॉयड राइट नाउ, प्लीज गिव मी सम टाइम. आई टेक माई सेल्फ 5-10 मिनट उस सिचुएशन से निकल के काम डाउन करके आते हैं खुद को, एंड देन यू डील विद दैट सिचुएशन. सो यू आर एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन बेटर. अगेन अगर मैं रिलेट करूं आपकी एक्सरसाइज से, जब मसल्स वर्कड अप हो चुकी है, वो कौन सा सिक्रीट होता है जिससे एकदम रश लगता है बॉडी में? सबसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है. एग्जैक्टली. सो व्हेन दैट इज हैपनिंग, क्या आप नेक्स्ट रैप तुरंत लगा लेते हो? नहीं, आप बॉडी को कूल डाउन होने देते हो ना. राइट. तब जाके जब आप नेक्स्ट स्टेप लगाते हो उसका असर पड़ेगा. अगर आपने तुरंत हाथों हाथ नेक्स्ट स्टेप लगा लिया तो मसल फट सकती है आपकी, डैमेज हो जाएगा, राइट? दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू डील इमोशनल थिंग्स ऑल्सो. कि अगर कोई चीज पे स्ट्रेस आ रहा है, आप टेक अ पॉज, पुल योरसेल्फ बैक, address to it again, give yourself some time, don't rush for things. You have the time. आपके पास दुनिया में सारा समय है, nothing, कोई कहीं नहीं भागा जा रहा है. बट आप पर ये याद रखना कि अभी मुझे लग रहा है एंजाइटी लग रही है, मैं थोड़ा अभी स्ट्रेस में आ रही हूँ, या मुझे अभी ये चीज़ अफेक्ट कर रही है. रिट्रैक्ट योरसेल्फ. अगर आप इतना कर लोगे
तो सही गलत का ज्ञान नहीं है सबको, सबको पता है गलत है कि कोई दूसरा वो गलती करेगा तो आप 10 ज्ञान आप बांटोगे उस बारे में, पर जब खुद पे आती है तब अपने सारी चीजें बैक सीट ले लेती है। सो वंस यू पुल योर सेल्फ बैक, आपको सारी चीजें रियलाइज हो जाएगी, हाँ ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, एंड देन यू बिहेव अकॉर्डिंगली। और किड्स के लिए? किड्स के लिए अगेन लेट देम एक्सप्लोर। हम क्या करते हैं पता है, गलती है क्या हो जाती है कि बच्चे को इमोशन एक्सपीरियंस नहीं करने देते। वो रो रहा है अगर, तो क्या जरूरत है रोने की, वो रो रहा है मतलब दे आर फीलिंग सैड, अपसेट। अब हमें वी हैव टू मेक देम केपेबल, हमें उनको इतना केपेबल बनाना है कि वो अपने इमोशंस को खुद हैंडल कर सकें, राइट? जो लोग बड़े होके अग्रेसिव रहते हैं, जो शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, अमूमन टाइम ये रहता है कि बचपन में उनके फीलिंग्स को दबाया गया है, उनको ये जब गुस्सा आता था एक्सप्रेस ही नहीं करने दिया, इसीलिए जब बड़े हो जाते हैं वो तो दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर एंगर, फ्रस्ट्रेशन चिल्ला चोट करके ही करते हैं एक्सप्रेस। सो जब बच्चे छोटे रहते हैं आप उनका इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आप उन्हें एक्सपीरियंस करने दें, राइट? बट यू क्रिएट अ सेफ बाउंड्री फॉर देम। आप उनको, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मेरी डॉटर बहुत तेज रोती है, टैंट्रम थ्रो करते हैं ना जब बहुत ज़्यादा, एंड वी आर इन अ मे बी इन अ हाउस विद अदर फैमिली मेम्बर्स, तो कैसे सब अपना ओपिनियन देने आ जाते हैं या समझाने आ जाते हैं या उसको चुप कराने आ जाते हैं, राइट? सो फर्स्ट थिंग आई डू इज आई जस्ट पिक हर अप एंड टेक हर विथ मी, बिकॉज मुझे पता है कि मैं उसको वो कंप्लीट इमोशन को कंप्लीट करने दूंगी, कि अगर आज वो रो रही है, व्हाट इज हैपनिंग, आर यू फीलिंग सैड, ओके टेक योर टाइम। क्या होता है एक बार आप रोते हो अपन किसी की डेथ हो जाती है तो रोता है बंदा, तो अपन रोने देते हैं ना उसको, कोई चुप कराते हैं क्या कि नहीं चुप हो जाओ भाई, जिसको जाना था चला गया, नहीं करते हैं। वी लेट देम क्राई इट आउट, बिकॉज वो इमोशन बाहर आने देना चाहिए, राइट? हाँ, वो इमोशन जब तक आप वो फेज, ग्रीवेंस का फेज कंप्लीट नहीं करोगे, आप एक्सेप्टेंस फेज पे नहीं आओगे। ओके। तो आज बच्चा अगर इमोशन फील कर रहा है उसको पूरा कंप्लीट फील करने दो, आप टोको मत बीच में, बट क्रिएट अ सेफ स्पेस। अगर वो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर वो मार रहा है तो आप उसको मारते रहने दो, टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो टैंट्रम थ्रो करते रहने दो। दैट इज वेयर यू हैव टू एक्सप्लेन देम। आप कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम कुछ और है पर वो अपन एड्रेस नहीं कर रहे हैं बच्चे की, तो वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है आपसे। सो यू हैव टू टेल, आई सी यू आर अपसेट, मुझे दिख रहा है कि तुमको बुरा लग रहा है, टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू। तो वो बोलेगा बच्चा। आप आज कोच के पास कोई जाता है, आज लाइफ कोच के पास आते हैं लोग, व्हाई दे फील गुड, क्योंकि आज मैं बैठ के सुन रही हूँ आपकी बात। पीपल वांट टू बी हर्ड, एंड बच्चे को भी वही चाहिए। तो जब आप सुनते हो विद अ लिसनिंग दिस थिंग, तो दे फील बेटर, एवरीबडी, एनीबडी फॉर दैट मैटर विल फील बेटर, क्योंकि आप कोई सुन रहा है आपकी। एंड आज के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग सुने, पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है। दैट इज व्हाई पीपल आर गोइंग फॉर थेरेपीज, फॉर काउंसलिंग, एंड दे आर रेडी टू पे फॉर इट, एंड विच इज नोवेयर रॉन्ग। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होगा, चलो ठीक है आपने दोस्ती यारों में अपनी दिक्कत बोल भी दी, सब अपने ज्ञान से या अपने एक्सपीरियंस से आपको सजेशंस देंगे विच माइट नॉट वर्क फॉर यू, राइट? से फॉर इंस्टेंस आप एक वर्कआउट प्लान बनाते हो तो क्या आप सबके लिए जनरल बना देते हो क्या? नहीं, सबके हिसाब से अलग-अलग कस्टमाइज होता है, कस्टमाइज रहता है, क्योंकि किसी का बॉडी एंड्योरेंस अलग है, किसी का स्टैमिना अलग है, किसी का कोई गोल्स अलग है, मेडिकल कंडीशंस अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट? तो आप पर्सनलाइज्ड बनाते हो, राइट? तो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंस इन कोचिंग आल्सो। इफ पीपल आर गोइंग and they want to explore, like they want to just vent it out. तो आज मैं बैठ, अगर बहुत बार ऐसा होता है, I have clients who complain to me about in-laws also. तो और वही अगर आप अपने कोई फ्रेंड के साथ कर लो या अपने कोई को-सिस्टर्स के साथ कर लो, तो क्या वो सुनेगी क्या? वो और अपनी दो बातें ऐड कर देंगे इसमें, अरे यार तो वन साइडेड कन्वर्सेशन नहीं रह पाएगा। हाँ, बोले तो ऐसे ही होता है, and you feel better about yourself. Maybe which is not the case you want if you want to grow. So here I as a coach try to navigate your emotions in a proper manner, and that is what exactly you have to do for your child. Right. Navigate it in a proper manner, but let them feel that emotion. Okay. The last and the final part of this podcast, Q&A.
What is the best piece of advice you have ever received? There is nothing that you cannot do. Okay. Second, how do you handle stress? By giving it. Kidding. No. The way I handle stress is I retract myself from the situation. बहुत practice के बाद ये चीज़ हुई है. But I detach myself for some time and then I get back to it. Nice. How do you motivate a child who is struggling with school? How do I motivate a child who is Who is struggling with school? school? I would like to know what is the issue first, because there has to be a reason why a child is struggling with school. But random आपको पता चलता है कि बच्चे को स्कूल से जाना ही नहीं है, स्कूल ही पसंद नहीं है, चाहे स्कूल में सब कुछ अच्छा हो. In that case, I usually, that has happened with my daughter. I tell her that there is where I set a boundary. School तो जाना है. If there is no issue, school तो जाना है. There is no. You are not left with any option. Right. You have to be firm. What's one common mistake parents make? One common mistake a parent makes is they feel that it is their duty and job to design a child. Right. What is your go-to strategy for resolving family conflicts? My go-to strategy to resolving family conflicts is first to understand what the actual issue is. Okay. Because family conflicts में usually ये होता है कि लोग बातों के तरीके पे ज़्यादा चले जाते हैं rather than the problem. So the go-to strategy is to stick to the problem and understand the main issue. Okay. How do you balance work and family life? Family और work life को कैसे balance करते हैं is basically first of all एक purpose life में होना कि what is your purpose. तो once अगर आपको आपका purpose पता है and that includes everything, your work and your personal life, तो जब आप वो चीज़ करते हैं आपकी सारी alignment साथ में आ जाती है. I would like to give an example here, right? Okay. अगर आपको destination पे जाना है, right? तो आप अपने सारी चीज़ें कवर करते हैं कि नहीं करते हैं? आप पासपोर्ट का करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हो, वीज़ा करते हो, आपको क्या क्या मेडिसिन चाहिए, यू आर डूइंग एवरीथिंग जो नीड है वो भी करते हो, और फन करने के लिए भी क्या क्या चाहिए, व्हाट यू नीड टू फील गुड ऑल्सो, यू डू ऑल ऑफ दैट ऑल्सो, यू प्लान इट बिकॉज यू नो वॉट यू आर गोइंग फॉर, यू नो वॉट योर डेस्टिनेशन इज. तो एग्जैक्टली व्हेन यू हैव अ डेस्टिनेशन इन योर लाइफ, योर पर्पस, आपकी सारी चीज़ें इन सिंक बैठ जाती है. अगर आप पर्पसलेस करोगे तो कुछ ना कुछ छूटेगा. What is your top tip for a new parents? My top tip for a new parent is कि सारी सिचुएशन, कभी आप कोई ब्लॉकेज पे आते हैं अपने बच्चे के साथ में, हमेशा ये सोचिए कि आप फ्यूचर में वो बच्चे को कैसे देखना चाहते हैं. Right. Okay. How can parents encourage positive behavior in children? By doing it. Okay. What's a quick way to reconnect with your children after a busy day? You have to be 100% present. अगर आप आधी घंटा भी बच्चे को दे रहे हैं, आप completely present रहिए, fully, without any distractions. Even that is sufficient to connect. Nice. How do you teach kids about responsibility? By giving them responsibility. वो जिस लेवल पे है, जिस एज पे है, उसको उस लायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, बट गिव देम, लेट देम मेक मिस्टेक्स. They should understand what responsibility is. Yes, let them make mistakes, let them learn. What's the best way to handle sibling rivalry? Sibling rivalry इसलिए होती है क्योंकि हम कंपेयर करते हैं. वो तो होता ही है. वो होता ही है. We have to understand, दो इंडिविजुअल्स हैं, they are not siblings हैं, but वो दो लोग भी हैं, हमें उनको वैसे ही ट्रीट करना है.
इट्स नॉट कि एक एनवायरनमेंट में है तो सिमिलर चीज़ें होनी चाहिए, एक्सेप्ट दैट वो दो अलग लोग हैं, उनको उनका ट्रीटमेंट भी अलग होगा, उनको हैंडल करने के तरीके अलग होंगे. द मोमेंट यू टेल देम दैट, वो राइवलरी खत्म होगी, बिकॉज आपको उनको आप बोल चुके हो कि ये अलग अलग चीज़ें हैं. राइट राइट. हाउ इम्पोर्टेंट इज सेल्फ केयर फॉर पेरेंट्स? सेल्फ केयर, सेल्फ केयर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप किसी और चीज़ का कैसे इम्पोर्टेंट? सबसे पहले खुद का ध्यान रखें तो बच्चे का रख पाएंगे. खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू कीप योर सेल्फ, इट इज़ अ मस्ट. आप बहुत कोई माहिर काम नहीं कर रहे हैं कि आपने पूरा दिन अपने घर परिवार वालों को दे दिया, बच्चों को दे दिया. सॉरी बट इट्स नॉट समथिंग यू शुड बी प्राउड ऑफ. यू हैव टू फर्स्ट हील योर सेल्फ to heal others. Right, very true. Yes. What is one habit that can improve family communication? Is to communicate on a regular basis. Okay. जब हम बहुत समय के बाद अगर कोई चीज़ करते हैं तो उस चीज़ का एक लार्जर इफेक्ट रहता है, इम्पैक्ट रहता है. बट अगर आप कोई चीज़ रेगुलर करते रहेंगे तो एक वेसल है, आप उसको जैसे कुकर है, आप उसको बहुत देर बाद खोलते हो तो एक प्रेशर से आता है, राइट. बट धीरे धीरे उसकी अगर सीटी निकालते रहेंगे तो इतना प्रेशर नहीं रहेगा. सो यू हैव टू कम्युनिकेट ऑन अ रेगुलर बेसिस, वेरी सटली, टॉक अबाउट टॉपिक्स. So we are done, Pratishtha. It was amazing conversation. Being a father, मैंने भी बहुत कुछ सीखा. फिर से thank you so much for giving your precious time. Thank you, sir. Thank you so much. No problem. Hello everyone. Please subscribe to this channel and don't forget to hit the bell icon.